जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको एक और महामैराथन वीडियो में। तो इस वीडियो में हम हिंदी के गद्य खंड, काव्य खंड और व्याकरण के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, और इस वीडियो को देखने के बाद मेरा गारंटी है कि इस वीडियो से बाहर आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो वीडियो को करते हैं शुरू। तो आपका पहला प्रश्न है जो बातचीत पाठ से है, जिसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी। कौन? बालकृष्ण भट्ट जी। तो आपका पहला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? तो बालकृष्ण भट्ट जी जो है वो भारतेंदु युग के रचनाकार है। आपका अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण जी के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। आपका अगला प्रश्न है दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट जी। किसकी? बालकृष्ण भट्ट जी की। आपका अगला प्रश्न है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। कौन? बालकृष्ण भट्ट जी। आपका अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो आधुनिक काल के। कब का? आधुनिक काल के। आपका अगला प्रश्न है बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये एक निबंध विद्या है। कौन सी विद्या है? निबंध विद्या है। आपका अगला प्रश्न है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चला आता है? तो दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में। कब? दो हमजोली सहेलियों के बातचीत में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा जो चैप्टर नंबर 2 उसने कहा था, जिसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो आपका पहला प्रश्न है तेरी कुर्बानी हो गई है का किस कहानी से संबंध है? तो उसने कहा था। आपका अगला प्रश्न है हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो उसने कहा। कौन सा? उसने कहा था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है, तो उसने कहा था। कौन सी कहानी है? उसने कहा था। आपका अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी है, तो यह एक युद्ध की कहानी है, यह दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, अतः इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो इसमें होगा हारे का हरिनाम। क्या? हारे का हरिनाम। आपका अगला प्रश्न होगा उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो यह एक कर्म प्रधान है। क्या? यह एक कर्म प्रधान की कहानी है। आपका अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? तो लहना सिंह। कौन? लहना सिंह। आपका अगला प्रश्न है उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो यह एक 1915 ईस्वी की रचना है। आपका अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसके कहानी कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। आपका अगला प्रश्न है जो कि रोज पाठ से है, जिसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन जी अगे। कौन? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे। तो आपका पहला प्रश्न है मालती किस कहानी की पात्रा है? तो वो एक रोज कहानी की पात्रा है। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख किया गया है? तो ग्रेगिन बीमारी का किस में उल्लेख किया गया? तो रोज कहानी में। कम से रोज कहानी में। आपका अगला प्रश्न है अगे के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। आपका अगला प्रश्न है रोज कहानी के कहानीकार कौन है? तो अगे जी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे जी। कौन? अगे जी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा मालती के पति का क्या नाम था? महेश्वर। क्या नाम था? महेश्वर। आपका अगला प्रश्न है रोज कहानी के नायिका कौन है? तो मालती। कौन? मालती। आपका 7वां क्वेश्चन है दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ से 1951 ईस्वी। कब? 1951 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे ने कौन सा नाटक लिखा? तो इंद्र सभा। कौन सा? इंद्र सभा। आपका अगला प्रश्न है रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है? तो वो दही जमाने के लिए। क्या करने के लिए? दही जमाने के लिए। आपका अगला प्रश्न है जो कि अर्धनारीश्वर से है, जिसका कल्पित रूप है शंकर और माता पार्वती। कौन? शंकर और माता पार्वती, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन? रामधारी सिंह दिनकर जी। तो आपका पहला प्रश्न है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन? रामधारी सिंह दिनकर जी। आपका अगला प्रश्न है दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया है? तो पद्म भूषण। कौन सा? पद्म भूषण। आपका अगला प्रश्न है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है तो किसका? शंकर और पार्वती जी का। शंकर और पार्वती जी का। आपका अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है? तो उर्वशी। कौन सा? उर्वशी। आपका 5वां प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है? तो अर्धनारीश्वर। कौन सी रचना है? अर्धनारीश्वर। आपका अगला प्रश्न है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये एक निबंध विद्या है। कौन सी विद्या? निबंध विद्या। आपका अगला प्रश्न है संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति जो लेखक हैं जयप्रकाश नारायण जी। कौन है लेखक?
जयप्रकाश नारायण जी। आपका पहला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण के रचित पाठ का नाम क्या है? तो संपूर्ण क्रांति। क्या है? संपूर्ण क्रांति। आपका अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? बाउल। क्या नाम था? बाउल। आपका अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? सन 1974 ईस्वी में। कब? सन 1974 ईस्वी में। आपका चौथा प्रश्न है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने दिया? तो ये एक VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सबके लिए हो सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर ध्यानपूर्वक पढ़ें। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आपका ऑप्शन है भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश ने या लोकमान्य तिलक ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी। कौन? जयप्रकाश नारायण जी। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। तो यह लाइन कहाँ से लिया गया? संपूर्ण क्रांति। कहाँ से? संपूर्ण क्रांति से। आपका छठा क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति के नारा को किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण जी ने। किसने? जयप्रकाश नारायण जी ने। आपका अगला प्रश्न है संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? जयप्रकाश नारायण जी। कौन? जयप्रकाश नारायण जी। आपका अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण की मार्क्सवादी कब बने थे? सन 1924 ईस्वी में। कब? 1924 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है जो कि चैप्टर सिपाही की माँ है जिसके लेखक है कौन? मोहन राकेश जी। कौन? मोहन राकेश जी। आपका पहला प्रश्न है सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? तो मोहन राकेश जी। कौन? मोहन राकेश जी। आपका दूसरा प्रश्न है मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मदन मोहन गुगलानी। कौन? मदन मोहन गुगलानी। आपका तीसरा प्रश्न है मोहन राकेश रचित नाटक का संग्रह है आषाढ़ का एक दिन। क्या होगा? आषाढ़ का एक दिन। आपका अगला प्रश्न है फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है गोली मार दिया जाता है। उपयुक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? तो सिपाही की माँ से। कहाँ से? सिपाही की माँ से। आपका पांचवा प्रश्न है रगनू कहाँ है? तो रगनू कहाँ था? बर्मा में था। कहाँ था? बर्मा में था। आपका अगला प्रश्न है मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो नई कहानी आंदोलन के। कहाँ के? नई कहानी आंदोलन के। आपका अगला प्रश्न है जो कि ओ सिदानेरा चैप्टर से जिसका लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी। कौन? जगदीश चंद्र माथुर जी। आपका पहला प्रश्न है ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है? तो गहरे और विशाल। क्या है? गहरा और विशाल। आपका दूसरा प्रश्न है ओ सदानीरा किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो एक निबंध विद्या के अंतर्गत आता है। आपका तीसरा प्रश्न है बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी थी? जगदीश चंद्र माथुर जी ने। किसने? जगदीश चंद्र माथुर जी ने। आपका चौथा प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो ओ सदानीरा। कौन सा? ओ सदानीरा। आपका पांचवा प्रश्न है ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी। कौन? जगदीश चंद्र माथुर जी। आपका छठा प्रश्न है ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा उन्होंने रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी का बाढ़ याद आ गई? तो कौन सी? कैकई नदी की। कौन सी? कैकई नदी की। आपका अगला प्रश्न है ओ सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने अपने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो बरहबा मधुबन और भतीहरवा में। कहाँ? बरहबा मधुबन और भतीहरवा में। आपका अगला प्रश्न है जो कि भगत सिंह जी के द्वारा लिखा गया एक पत्र और एक लेख और एक पत्र है जिसके राइटर कौन है? भगत सिंह। हमारे प्यारे भगत सिंह। आपका पहला प्रश्न है एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो सुखदेव को। किसने? सुखदेव को लिखे थे। आपका अगला प्रश्न है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो भगत सिंह जी। कौन? भगत सिंह जी। आपका तीसरा प्रश्न है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? ये एक ऐतिहासिक पात्र है। क्या है? ये एक ऐतिहासिक पात्र है। आपका चौथा प्रश्न है भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? सरदार किशन सिंह। सरदार किशन सिंह। आपका पांचवा प्रश्न है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। आपका अगला प्रश्न है जो कि शीर्षक जूठन से लिया गया है जिसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। आपका पहला प्रश्न है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। किसने? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने। आपका अगला प्रश्न है जूठन क्या है? तो जूठन एक क्या है? आत्मकथा है। आपका तीसरा प्रश्न है जूठन शीर्षक का रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह एक आत्मकथा है। कौन सा? यह एक आत्मकथा है। आपका चौथा प्रश्न है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना क्या है? जूठन। कौन सी? जूठन। आपका पांचवा प्रश्न है जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? तो कलीराम। क्या नाम था? कलीराम। आपका छठवां प्रश्न है ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 1993 ईस्वी में। कब? 1993 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है जो कि चैप्टर प्रगति और समाज से है। आप इस चीज के राइटर हैं नंबर सिंह। कौन? नंबर सिंह। आपका पहला प्रश्न है नंबर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है? तो यह एक निबंध है। क्या है? एक
निबंध है। आपका दूसरा प्रश्न है आलोचना के त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? तो नामवर सिंह। कौन? नामवर सिंह। आपका अगला प्रश्न है प्रगति और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे? तो वो थे प्रबंध काव्य। कौन? प्रबंध काव्य। आपका अगला प्रश्न है किन्होंने प्रायः लंबी कविता ही लिखी? तो वो गजानन माधव मुक्ति जी। गजानन माधव मुक्ति जी। और गजानन माधव मुक्ति जी कौन सा चैप्टर लिखे हैं? जन जन का चेहरा एक। कैसा? जन जन का चेहरा एक। आपका अगला प्रश्न है 20वीं सदी में प्रगतिमात्मक का दूसरा उन्मेष कैसा हुआ? तो रोमांटिक उत्थान के साथ। रोमांटिक उत्थान के साथ। आपका अगला प्रश्न है जो है शिक्षा हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके लेखक हैं जे कृष्णमूर्ति। जिसका जे कृष्णमूर्ति जी का क्या फुल नाम था? जिद्दू कृष्णमूर्ति। क्या? जिद्दू कृष्णमूर्ति। आपका पहला प्रश्न है शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? तो जे कृष्णमूर्ति जी। कौन? जे कृष्णमूर्ति जी। आपका दूसरा प्रश्न है लीड वेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? तो वह विश्व शिक्षक थे। क्या थे? विश्व शिक्षक थे। आपका तीसरा प्रश्न है जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है? या अर्थात यह जो लाइन है जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, तो ये कहाँ से लगेगा? शिक्षा पाठ से। आपका अगला प्रश्न है जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? तो जिद्दू कृष्णमूर्ति। कौन सा? जिद्दू कृष्णमूर्ति। आपका अगला प्रश्न है जो कि त्रिच पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हैं उदय प्रकाश जी। कौन? उदय प्रकाश जी। आपका पहला प्रश्न है उदय प्रकाश का जन्म हुआ था? तो उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। कब? 1952 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है त्रिच किस प्रकार की रचना है? तो ये आधुनिक त्रिदासी है। कौन? आधुनिक त्रिदासी है। आपका अगला प्रश्न है त्रिच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के थे? तो वो 55 साल के थे। कितने साल के? 55 में। आगे की तरफ जो कि आपका है काव्य खंड से अब हम देखेंगे काव्य खंड के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपका पहला प्रश्न है जो कि करबक से है, जिसके लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी जी। कौन? मलिक मोहम्मद जैसी जी। आपका पहला प्रश्न है करबक किसकी रचना है? तो करबक जो है मलिक मोहम्मद जैसी जी की रचना है। किसकी? करबक मलिक मोहम्मद जैसी जी की। आपका दूसरा प्रश्न है इनमें से प्रेम के पीर कौन है? तो जैसी जी। कौन? प्रेम के पीर कौन है? जैसी जी। आपका तीसरा प्रश्न है जैसी किस शाखा के कवि थे? वो प्रेम मार्गी थे। कौन? प्रेम मार्गी थे। आपका अगला प्रश्न है जो कि पद से है, जिसके लेखक है सूरदास जी। कौन? सूरदास जी। आपका पहला प्रश्न है सूरदास किस भाषा के कवि थे? वो ब्रज भाषा के कवि थे। आपका अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूर्य किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है यानी कि सूरदास जी को। किसको? सूरदास जी को। आपका अगला प्रश्न है सूर सागर के कवि कौन है? यानी कि सूरदास जी। कौन? सूरदास जी। आपका अगला प्रश्न है जो कि पद है जो कि तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया। आपका पहला प्रश्न है बड़बे रामायण किसकी रचना है? तो तुलसीदास जी। किसकी? तुलसीदास जी की। आपका दूसरा प्रश्न है तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तो रत्नावली। क्या? रत्नावली। आपका तीसरा प्रश्न है तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरि दास। कौन? नरहरि दास। आपका अगला प्रश्न है तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो वो भक्ति काल के थे। कौन सा काल? भक्ति काल। आपका अगला प्रश्न है तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? राम बोला। क्या? राम बोला। आपका छठवां क्वेश्चन है गोस्वामी तुलसीदास के हिंदी के कैसे महाकवि है? वो जातीय महाकवि है। कैसा कवि? जातीय महाकवि है। आपका अगला प्रश्न है गीतावली किसकी रचना है? तो वो तुलसीदास जी की। किसकी? तुलसीदास जी की। आपका अगला प्रश्न है जो कि 56 पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक है नाभादास। कौन? नाभादास जी। आपका पहला प्रश्न है भक्तमाल किसकी रचना है? तो वो नाभादास की। किसकी? नाभादास की। आपका अगला प्रश्न है नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र क्या था? वृंदावन। कौन सा? वृंदावन। आपका तीसरा प्रश्न है नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? स्वामी अग्रदास। कौन? स्वामी अग्रदास। आपका चौथा प्रश्न है 56 के कवि कौन है? तो नाभादास जी। कौन? नाभादास जी। आपका पांचवा प्रश्न है नाभादास के किसके समकालीन थे? तो वो तुलसीदास जी के समकालीन थे। किसके दास? तुलसीदास जी के। आपका अगला प्रश्न है जो कि कवित पाठ से है, जिसके लेखक कौन है? भूषण जी। कौन? भूषण जी। आपका पहला प्रश्न है भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो वो वीर रस। आपको वीर रस पाया जाता है। आपका दूसरा प्रश्न है शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? साहू जी। क्या? साहू जी। आपका तीसरा प्रश्न है भूषण किस काल के कवि थे? कवि माने जाते थे? तो वो रीति काल के कवि माने जाते थे। आपका चौथा प्रश्न है भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो वो दी थी राजा रुद्र शाह ने। कौन? राजा रुद्र शाह ने। आपका पांचवा प्रश्न है तेज तम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर ज्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, यह पंक्ति
किस शीर्षक कविता से ली गई? तो यो पंक्ति जो है किससे ली गई? तो कवित पाठ से, कवित पाठ से। आपका अगला प्रश्न है, शिवा बावनी के कितने पुस्तक में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया? तो शिवाजी यानी कि बावनी से याद रखना है, 52 कितना? 52। इसका राइट आंसर क्या होगा? 52 क्या? 52। आपका अगला प्रश्न है जो कि पुत्र वियोग से है, जिसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। आपका पहला प्रश्न है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता की काव्यत्री कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। आपका दूसरा प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सन 1904 ईस्वी में। कब? 1904 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था? तो ठाकुर रामनाथ सिंह। क्या? ठाकुर रामनाथ सिंह। आपका चौथा प्रश्न है, वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी? तो कौन कूद पड़ी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। आपका 5वां प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? तो वो कार दुर्घटना में हो गया था। कब? कार दुर्घटना में उसका निधन हो गया था। आपका अगला प्रश्न है जो कि तुमुल कोलाहल कलह में है, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। कौन? जयशंकर प्रसाद जी। तो आपका पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है तो कैसा काव्य? कौन सा? कामिनी। कौन सा? कामिनी। आपका दूसरा प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है तो कौन सा थी? ध्रुव स्वामिनी। कौन? ध्रुव स्वामिनी। आपका तीसरा प्रश्न है, तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी। किसकी? जयशंकर प्रसाद जी। आपका चौथा प्रश्न है, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तो ये अंश जो है ये किस पाठ से लिया गया? तो ये कामिनी पाठ से का अंश है। किसका अंश है? कामिनी पाठ का अंश है। आपका अगला प्रश्न है, झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? तो यह जयशंकर प्रसाद जी। किसकी? जयशंकर प्रसाद जी। आपका अगला प्रश्न है जो कि चैप्टर जनजन का चेहरा एक, जिसके लेखक है गजानन माधव मुक्ति जी। कौन? गजानन माधव मुक्तिबोध जी। कौन? गजानन माधव मुक्तिबोध जी। तो आपका पहला प्रश्न है, मुक्तिबोध का जन्म स्थल है तो कौन? कहाँ का है? श्योरपुर। कहाँ का? श्योरपुर। आपका दूसरा प्रश्न है, जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है? गजानन माधव मुक्ति जी। गजानन माधव मुक्ति जी। आपका तीसरा प्रश्न है, मुक्तिबोध का जन्म स्थल है तो मुक्तिबोध जी का जन्म स्थल कहाँ है? तो वह छत्तीसगढ़ है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ है। आपका चौथा प्रश्न है, गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन 2 प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के सरसंग में आए? तो वो अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद में आए थे। कौन से? अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद के संबंध में आए थे। आपका 5वां प्रश्न है, नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहाती हुई जिंदगी की धारा एक पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? तो ये लिया गया था जनजन का चेहरा एक से। कहाँ से? जनजन का चेहरा एक से। आपका अगला प्रश्न है जो कि उषा से है, जो कि चैप्टर उषा से है, जिसके लेखक कौन है? शमशेर सिंह बहादुर। शमशेर बहादुर सिंह। कौन? शमशेर बहादुर सिंह। आपका पहला प्रश्न है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कौन थे? उषा चैप्टर। कौन सा? प्रकृति से संबंधित कौन है? उषा चैप्टर। आपका दूसरा प्रश्न है, कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता था? तो वो शमशेर सिंह बहादुर जी को। शमशेर बहादुर सिंह जी को। आपका तीसरा प्रश्न है, सुकून की तलाश में किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की। शमशेर बहादुर सिंह की। आपका चौथा प्रश्न है, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो वो शमशेर सिंह बहादुर जी है। कौन? शमशेर सिंह बहादुर है। आपका 5वां प्रश्न है, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई? तो वह उषा से ली गया है। कहाँ से? उषा से लिया गया है। आपका छठा प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? 1978 ईस्वी में। कब? 1978 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, जो चैप्टर गांव का घर से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? ज्ञानेंद्र पति जी। कौन? ज्ञानेंद्र पति जी ने। आपका पहला प्रश्न है, पंचायती राज में क्या खो गया? तो पंच परमेश्वर। पंचायती राज में जो था वो क्या खो गया था? पंच परमेश्वर खो गया था। आपका दूसरा प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? वो क्या किस प्रशासनिक पद पर थे? वो थे कारा अध्यक्ष। क्या था? कारा अध्यक्ष। आपका तीसरा प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन सी है? तो गांव का घर। कौन सा? गांव का घर। आपका चौथा प्रश्न है, कवि ने कहा क्या? तो क्या? कविता संग्रह। क्या है? कविता संग्रह है। आपका 5वां प्रश्न है, गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता का संग्रह है? तो यह संस्यात्मा। कौन सा? संस्यात्मा। आपका 6वां प्रश्न है, गांव का घर का कवि है? तो ज्ञानेंद्र पति जी। कौन? ज्ञानेंद्र पति जी। आपका 7वां प्रश्न है, सर्कस का प्रकाश बुलौआ शहर से कितनी दूर से आने वाला है? तो 10 कोस दूर। कहाँ से? 10 कोस दूर से।
आपका अगला 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 चैप्टर का क्वेश्चन है, जो चैप्टर है हार जीत, जिसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी जी। कौन? अशोक वाजपेयी जी। आपका पहला प्रश्न है, किसकी विजय हुई सेना की नहीं, सेना की नागरिकों की पंक्ति पाठ से ली गई है? तो यह हार जीत से। कहाँ से? हार जीत से। आपका दूसरा प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? तो सागर मध्य प्रदेश। कहाँ? सागर मध्य प्रदेश। कहाँ का? सागर मध्य प्रदेश। आपका तीसरा प्रश्न, हार जीत किस प्रकार की रचना है? तो है गद्य कविता है। क्या है? यह एक गद्य कविता है। आपका चौथा प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था? 1971 ईस्वी में। कब? 1971 ईस्वी में। आपका पांचवा प्रश्न है, हार जीत शीर्षक कविता में मस्क वाला क्या है? तो सड़क सींच रहा है। मशक वाला क्या कर रहा था? सड़क सींच रहा था। आपका अगला प्रश्न है, हार जीत कविता किस कविता का संग्रह से लिया गया है? तो कहीं नहीं वहीं से। कहाँ से लिया गया है? कहीं नहीं वहीं से। तो यहाँ से लिया गया है कौन सा पाठ? हार जीत। आपका अगला प्रश्न है, हार जीत शीर्षक गद्य कविता के रचनाकार कौन है? तो अशोक वाजपेयी जी। कौन? अशोक वाजपेयी जी ने। आपका आठवां प्रश्न है, इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी जी। किसी की? अशोक वाजपेयी जी की। आपका नौवां प्रश्न है, अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखना किया था? तो दिल्ली में रहकर। कहाँ का? दिल्ली में रहकर। आपका अगला प्रश्न है, जो कि चैप्टर प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है, तो इसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? रायपुर छत्तीसगढ़। कहाँ पे? रायपुर छत्तीसगढ़। आपका दूसरा प्रश्न है, प्यारे नन्हे बेटे को के कवि है विनोद कुमार शुक्ल जी। कौन कवि है? प्यारे विनोद कुमार शुक्ल जी। आपका तीसरा प्रश्न है, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नाटक का नायक कहाँ से रहने वाला है? तो भिलाई छत्तीसगढ़। कहाँ? भिलाई छत्तीसगढ़। आपका अगला प्रश्न है, जो कि अधिनायक चैप्टर से है, जिसके लेखक हैं रघुवीर सहाय जी। कौन? रघुवीर सहाय जी। आपका पहला प्रश्न है, कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? हरदेव सहाय। क्या नाम था? हरदेव सहाय। आपका दूसरा प्रश्न है, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? तो रघुवीर सहाय जी की। किसकी? रघुवीर सहाय जी की। आपका तीसरा प्रश्न है, अधिनायक शीर्षक कविता के किस पुस्तक से लिया गया है? तो यह आत्महत्या के विरुद्ध। कहाँ से? आत्महत्या के विरुद्ध। आपका चौथा प्रश्न है, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है? तो कहाँ था? लखनऊ। कहाँ का? लखनऊ का। आपका पांचवा प्रश्न है, अधिनायक किस कवि की रचना है? तो यह रघुवीर सहाय जी की है। किसकी? रघुवीर सहाय जी की है। आपका छठवां प्रश्न है, अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया? तो ये लिया गया आत्महत्या के विरुद्ध से। आपका सातवां प्रश्न है, लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? तो रघुवीर सहाय जी का। प्रश्न होगा व्याकरण से, जो कहाँ से होगा? व्याकरण से। तो आपका पहला प्रश्न है, जो कि संज्ञा से। कहाँ से? संज्ञा से। आपका पहला प्रश्न है, भीड़ शब्द में संज्ञा है तो क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा। आपका दूसरा प्रश्न है, दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें एक ही दिशा का खास दिशा का बोध हो रहा है। आपका तीसरा शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपका चौथा प्रश्न है, जिस संज्ञा से नाप तोलने वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सा? द्रव्यवाचक संज्ञा। आपका अगला प्रश्न है, जो कि कहाँ से? सर्वनाम से। कहाँ से? सर्वनाम से। आपका पहला प्रश्न है, कौन आता है? कौन सा सर्वनाम है? यानी कि इसमें क्वेश्चन लगा है। क्वेश्चन जब भी लिखे तो उसमें क्या होता है? प्रश्नवाचक संज्ञा। कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपका दूसरा प्रश्न है, यह मेरा छोटा भाई सौरभ है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो क्या होगा? निश्चयवाचक। क्या होगा? निश्चयवाचक। आपका दूसरा प्रश्न है, जो कि कहाँ से? विशेषण से। कहाँ से? विशेषण से। आपका पहला प्रश्न है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलसी। क्या होगा? आलसी। आपका दूसरा प्रश्न है, पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा? पौराणिक। क्या होगा? पौराणिक। आपका तीसरा प्रश्न है, ग्राम शब्द का विशेषण होगा क्या होगा? ग्रामीण। क्या होगा? ग्रामीण। आपका चौथा प्रश्न है, यह नया माल है। क्या? यह नया माल है। इस वाक्य में नया क्या है? यह एक विशेषता बतला रहा है। क्या होगा? विशेषण। आपका पांचवा प्रश्न है, आदर शब्द का विशेषण क्या है? आदरणीय। क्या होगा? आदरणीय। आपका छठा सिद्ध शब्द का विशेषण क्या होगा? शैव। क्या होगा? शैव। आपका सातवां प्रश्न है, इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा? ऐतिहासिक। क्या होगा? ऐतिहासिक। आपका आठवां प्रश्न है, लोक शब्द का विशेषण क्या होगा? लौकिक। क्या होगा? लौकिक। आपका नवा प्रश्न है, समाज का विशेषण क्या होगा? सामाजिक। क्या होगा? सामाजिक। आपका 10वां प्रश्न है, आत्मा का विशेषण क्या होगा? आत्मीय। क्या होगा? आत्मीय। आपका 11वां प्रश्न है, भारत का विशेषण क्या होगा? भारतीय। क्या होगा? भारतीय। आपका 12वां स्वर्ण का विशेषण क्या होगा? सर्वनिम्न। क्या होगा? सर्वनिम्न। आपका 13वां प्रश्न है, जगत का विशेषण क्या होगा? जागतिक। क्या होगा? जागतिक। आपका 14वां, दिन का विशेषण क्या होगा? दैनीय। क्या होगा? दैनिक। क्या होगा? दैनिक। आपका 15वां प्रश्न है, अंकुर का विशेषण क्या होगा? अंकुरित। क्या होगा? अंकुरित। आपका 16वां प्रश्न है, कुटुंब शब्द का विशेषण क्या होगा? कौटुंबिक। क्या होगा? कौटुंबिक। आपका 17वां प्रश्न है, देशी शब्द का विशेषण क्या होगा? देशीय। क्या होगा? देशीय।
आपका 18वां प्रश्न है नियम शब्द का विशेषण होगा क्या होगा नियमित, क्या होगा नियमित। आपका 19वां प्रश्न है कृपया शब्द का विशेषण होगा क्या होगा कृपालु, क्या होगा कृपालु। आपका 20वां प्रश्न है चरित्र का विशेषण है क्या होगा चारित्रिक, क्या होगा चारित्रिक, क्या होगा चारित्रिक। आपका 21वां प्रश्न है सावधान कौन सा विशेषण है क्या होगा परिमाण बोधक, क्या होगा परिमाण बोधक। आपका 22वां प्रश्न है मामा मामा शब्द का विशेषण होगा क्या होगा ममेरा, क्या होगा ममेरा। आपका 23वां प्रश्न है विकास शब्द का विशेषण क्या होगा विकसित, क्या होगा विकसित। आपका अगला प्रश्न है जो कि संधि विशेष है, कहाँ से संधि विशेष से है। तो आपका पहला प्रश्न है यशोदा शब्द का संधि विच्छेद होगा क्या होगा यशा जोड़ दा, यशा जोड़ दा। आपका दूसरा प्रश्न है संस्था शब्द का संधि विच्छेद होगा क्या होगा समझोड़ सार, क्या होगा समझोड़ सार। आपका तीसरा शब्द का संधि विच्छेद होगा क्या होगा पोजर अन, क्या होगा पोजर अन। आपका चौथा प्रश्न है उद्योग शब्द का संधि विच्छेद होगा उत्जोड़ योग, क्या होगा उत्जोड़ योग। आपका पांचवा प्रश्न है संधि के कितने प्रकार होते हैं क्या होगा तीन, कितने होगा तीन। आपका छठा प्रश्न है संवत का संधि विच्छेद है क्या वो समझोड़ वत, समझोड़ वत। आपका सातवां प्रश्न है सुकित शब्द का संधि विच्छेद है क्या वो सुजोड़ उक्ति, क्या होगा सुजोड़ उक्ति। आपका आठवां प्रश्न है वर्ण के आधार पर संधि कितने भेद हैं तो तीन, कितने तीन। आपका नवा प्रश्न है हिमालय शब्द का संधि विच्छेद होगा हिमजोड़ आलय, क्या होगा हिमजोड़ आलय। आपका 10वां प्रश्न है विद्यालय का संधि विच्छेद होगा विद्याजोड़ आलय, क्या होगा विद्याजोड़ आलय। आपका 11वां प्रश्न है नयन का संधि विच्छेद है क्या होगा नेजोड़ अन, क्या होगा नेजोड़ अन। आपका 12वां प्रश्न है निश्चय का संधि विच्छेद होगा निजोड़ चय, क्या होगा निजोड़ चय। आपका 13वां प्रश्न है उद्घाटन का संधि विच्छेद होगा उत्जोड़ घाटन, क्या होगा उत्जोड़ घाटन। आपका अगला प्रश्न है जो कि समाज है, समाज आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी कि वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या होगा हो जाता है। तो आपका पहला प्रश्न है आनंदमय शब्द कौन सा समास है, कौन सा होगा तत्पुरुष समास। आपका अगला प्रश्न है नवरत्न शब्द कौन सा समास है, क्या होगा अव्ययभाव समास, कौन सा क्या होगा द्विगु समास, क्या होगा द्विगु समास। आपका तीसरा प्रश्न है चंद्रमौली शब्द कौन सा समास है, क्या होगा बहुवचन समास। आपका चौथा प्रश्न है रसोई घर शब्द कौन सा समास है, क्या होगा तत्पुरुष समास। आपका अगला प्रश्न है चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है, क्या होगा बहुब्रीहि समास, कौन होगा बहुब्रीहि। आपका छठा प्रश्न है शब्द का कौन सा समास है तत्पुरुष समास। आपका अगला प्रश्न है त्रिफला कौन सा शब्द है, यानी कि इसमें क्या होगा संख्या का बोध है, क्या हो रहा है संख्या का बोध है। और संख्या का बोध जहाँ भी हो वहाँ को आपको क्या करना है द्विगु समास मानना है, क्या करना है द्विगु समास मानना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा त्रिफला शब्द का कौन सा समास क्या होगा द्विगु समास। आपका अगला प्रश्न है धीरे धीरे, जहाँ पे भी आपको ये वाला चिन्ह दिखाए तो आप समझ जाना ये कौन सा होगा अव्ययभाव समास। प्रतिदिन समय कौन सा समास होगा अव्ययभाव समास। प्रति और दिन क्या होगा प्रति और दिन। आपका अगला प्रश्न है धनहीन शब्द कौन सा समास है, क्या है धनहीन शब्द कौन सा समास है, क्या होगा तत्पुरुष समास, कौन सा तत्पुरुष। अगला प्रश्न है रामानुज शब्द कौन सा समास है, क्या होगा तत्पुरुष समास। अब आज और कल कौन सा समास है, क्या होगा द्वंद्व समास। आज और कल यानी कि और, यहाँ पे और क्या होगा और यानी कि और जहाँ भी लगे क्या होगा द्वंद्व समास यानी कि दो आ जाता है। आपका अगला प्रश्न है पंचवटी यानी कि पांच वटों का समूह जिसे क्या कहते हैं पंचवटी, पांच वटों का समूह उसे कहते हैं पंचवटी, अर्थात इसमें संख्या का बोध है क्या होगा द्विगु समास। आपका अगला प्रश्न है हाथ और पैर कौन सा समास होगा, क्या होगा द्वंद्व समास। आपका अगला प्रश्न है कामचोर कौन सा समास होगा, क्या होगा तत्पुरुष समास। आपका अगला प्रश्न है लंबोदर कौन सा समास होगा, क्या होगा बहुब्रीहि समास। लंबा उदर हो जिसका लंबा उसका अर्थात क्या होता है उसमें गणेश जी, क्या होता है गणेश जी। आपका अगला प्रश्न है राजकुमार कौन सा समास है, क्या होगा तत्पुरुष समास। आपका अगला प्रश्न है दाल रोटी के समास का नाम बताइए, क्या होगा द्वंद्व रोटी, दाल और रोटी। आपका अगला प्रश्न है घनश्याम कौन सा समास है, क्या होगा कर्मधारय समास यानी कि कर्म से घनश्याम है। आपका अगला प्रश्न है चौराहा कौन सा समास है, क्या होगा द्विगु समास यानी कि चार वटों का चार चौराहों का समूह यानी क्या कहलाता है चौराहा, क्या कहता है चौराहा। आपका अगला प्रश्न है जो कि लिंग निर्णय से, कहाँ से लिंग निर्णय से है। आपका पहला प्रश्न है कुहासा शब्द है, कुहासा शब्द क्या है स्त्री पुल्लिंग। आपका दूसरा प्रश्न है घी शब्द है, क्या घी शब्द क्या है पुल्लिंग। आपका तीसरा प्रश्न है यत्र शब्द है, यात्रा शब्द है, क्या होगा स्त्रीलिंग, क्या होगा स्त्रीलिंग। आपका अगला प्रश्न है चमक शब्द है, चमक शब्द क्या है स्त्रीलिंग। आपका पांचवा प्रश्न है समाज शब्द का लिंग निर्णय करें, क्या होगा पुल्लिंग, क्या होगा। आपका छठा प्रश्न है सुबह शब्द कौन सा लिंग है, क्या होगा स्त्रीलिंग, कौन सा स्त्रीलिंग। आपका सातवां प्रश्न है चाय शब्द कौन सा लिंग है, क्या होगा स्त्रीलिंग, कौन सा स्त्रीलिंग। आपका आठवां प्रश्न है काजल शब्द का कौन सा लिंग है, क्या होगा स्त्रीलिंग, कौन सा स्त्रीलिंग। आपका नवा बाल शब्द कौन सा लिंग है, क्या होगा
10वां प्रश्न है मलमल कौन सा लिंग है, क्या होगा स्त्रीलिंग। आपका 11वां प्रश्न है मसाल शब्द का लिंग लिंग करे, क्या करे, मसाल शब्द का लिंग है, क्या होगा स्त्रीलिंग, क्या होगा स्त्रीलिंग। आपका 12वां मस्जिद शब्द कौन सा लिंग है, क्या होगा इसमें स्त्रीलिंग, क्या होगा स्त्रीलिंग। आपका 13वां प्रश्न है मस्जिद कौन सा लिंग है, क्या होगा स्त्रीलिंग, कौन सा स्त्रीलिंग। आपका 14वां प्रश्न है माया माया कौन सा लिंग है, माया कौन सा लिंग है स्त्रीलिंग, कौन सा स्त्रीलिंग। आपका अगला माला कौन सा लिंग है, क्या होगा स्त्रीलिंग, क्या होगा स्त्रीलिंग। आपका 16वां कौन सा लिंग है, क्या होगा स्त्रीलिंग। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हो जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ ले। क्या होगा स्त्रीलिंग, कौन सा स्त्रीलिंग। आपका अगला प्रश्न है क्या होगा स्त्रीलिंग, क्या होगा स्त्रीलिंग। आपका अगला प्रश्न है 18वां नंबर जो कि है पीतल पुलिंग है, क्या है पीतल पुलिंग है। आपका 19वां प्रश्न है याचना कौन सा लिंग है, क्या होगा स्त्रीलिंग, क्या होगा स्त्रीलिंग। आपका 20वां प्रश्न है रात कौन सा लिंग है, क्या होगा स्त्रीलिंग, कौन सा स्त्रीलिंग। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आपका क्वेश्चन है जो कि कहाँ से है मुहावरे, कहाँ से मुहावरे स्थित। आपका पहला अस्पताल एक करना, मुहावरे का अर्थ है क्या, कठिन परिश्रम करना। आपका दूसरा प्रश्न है मुट्ठी में करना, मुहावरे का अर्थ है क्या होगा वंश में करना, वंश में करना। आपका अगला प्रश्न है क्या होगा आस्तीन का सांप होना, आस्तीन का सांप होना, मुहावरे का अर्थ है क्या होगा घर में छिपा हुआ शत्रु, क्या होगा घर में छिपा हुआ शत्रु। आपका चौथा प्रश्न है हाथ का मेला होना, मुहावरे का अर्थ है क्या होगा तुच्छ होना, क्या होगा तुच्छ होना। आपका पांचवा प्रश्न है माथा टनकना, मुहावरे का अर्थ है क्या होगा आंशिका होना, क्या आशंका होना। आपका छठा प्रश्न है तूती बोलना, मुहावरे का अर्थ है क्या होगा धाक जमाना, क्या होगा धाक जमाना। आपका सातवां प्रश्न है उल्टी गंगा बना, मुहावरे का अर्थ है क्या होगा कार्य करना, विपरीत कार्य करना। आपका 8वां प्रश्न है सब धान, मुहावरे का अर्थ क्या होगा अच्छा बुरा सबको एक समान समझना। आपका 9वां प्रश्न है चू ना करना, मुहावरे का अर्थ है क्या होगा आवाज़ नहीं करना। आपका 10वां प्रश्न है घास गिनना, मुहावरे का अर्थ है क्या होगा उम्र पता लगाना, क्या होगा उम्र पता लगाना। आपका 11वां प्रश्न है घुटने टेकने, मुहावरे का अर्थ है घुटने टेकना, मुहावरे का अर्थ है क्या होगा हार मानना। आपका 12वां प्रश्न है खून पसीना एक करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा बहुत परिश्रम करना। आपका 13वां प्रश्न है अपने आप से बाहर होना, मुहावरे का अर्थ है क्या है बहुत क्रोधित होना, क्या होगा क्रोधित होना। आपका 14वां प्रश्न है अकल का अंधा, मुहावरे का अर्थ है क्या है मूर्ख होना, क्या होगा मूर्ख होना। आपका 15वां प्रश्न है अपना उल्लू सीधा करना, मुहावरे का अर्थ है क्या होगा अपना काम निकालना, क्या होगा अपना काम निकालना। आपका 16वां प्रश्न है अपने पैरों पर खड़ा होना, मुहावरे का अर्थ क्या हो स्वावलंबी होना, क्या होगा स्वावलंबी होना। आपका 17वां प्रश्न है आसमान टूटना, मुहावरे का अर्थ है क्या होगा आसमान टूटना, मुहावरे का अर्थ है क्या होगा अचानक मुसीबत आना, अचानक मुसीबत आना। आपका 18वां प्रश्न है घाट घाट का पानी पीना, क्या होगा बहुत अनुभवी होना, क्या होगा बहुत अनुभवी होना। आप चलते हैं उपसर्ग में। उपसर्ग आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी एक महत्वपूर्ण है। तो उपसर्ग में जो देखिए आप जैसे होता है परलोक, तो क्या होगा पर लोग, इसमें जो पर होता है पर यानी कि पहला को हम क्या कहते हैं उपसर्ग, क्या कहते हैं उपसर्ग। और बाद में और जैसे पढ़ते में जो होता है आपका लास्ट में होता है जैसे विकास, क्या होगा विकास। तो इसमें बी जो होगा उपसर्ग, क्या होगा उपसर्ग। और इसमें कास यानी कि कास आकाश, इसमें जो होगा स होगा वो क्या होगा प्रत्यय, क्या होगा प्रत्यय। तो आपका पहला प्रश्न होगा में उपसर्ग है क्या होगा पर, क्या होगा पर। आपका दूसरा प्रश्न है अज्ञान शब्द में उपसर्ग होगा क्या होगा अ, क्या होगा अ। आपका तीसरा प्रश्न है अधपका शब्द में उपसर्ग है क्या होगा अध। आपका चौथा प्रश्न है सपरिवार शब्द में उपसर्ग है सपरिवार, क्या होगा सपरिवार। आपका अगला प्रश्न है अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है क्या होगा अति, क्या होगा अति। आपका छठा प्रश्न है विकास शब्द में उपसर्ग है क्या होगा वी, क्या होगा वी। आपका अगला प्रश्न है सतमा विनय शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा वी, क्या होगा वी। आपका अगला प्रश्न है जो कि कहाँ से विलोम शब्द से, विलोम शब्द से। आपका कहाँ से विलोम शब्द से। आपका पहला प्रश्न है कृष्ण शब्द का विलोम होगा क्या होगा शुक्ल, क्या होगा शुक्ल। आपका दूसरा प्रश्न है स्तुति शब्द का विलोम होगा क्या होगा निंदा, क्या होगा निंदा करना। आपका तीसरा प्रश्न है संध्या शब्द का विलोम है क्या होगा संध्या शब्द का विलोम होगा क्या होगा प्रातः, क्या होगा प्रातः, क्या होगा प्रातः। आपका चौथा प्रश्न है दूषित शब्द का विलोम है क्या होगा स्वच्छ, क्या होगा स्वच्छ। यानी कि गंदगी का विलोम शब्द क्या होता है स्वच्छता सफाई ये सब होता है ना। आपका पांचवा प्रश्न है शेष शब्द का विलोम है क्या होगा अशेष, क्या होगा अशेष। आपका तो छठा प्रश्न है ईमानदार शब्द का विलोम होना क्या होगा बेईमान, क्या होगा बेईमान। आपका सातवां प्रश्न है आवरण शब्द का विलोम होगा क्या होगा आवरण शब्द का विलोम होगा अनावरण, क्या होगा अनावरण। आपका आठवां प्रश्न है उच्च शब्द का विलोम होगा क्या होगा नीच, क्या होगा नीच। आपका नवा शब्द का विलोम होगा क्या होगा कोमल, क्या होगा कोमल। आपका 10वां प्रश्न है आगामी शब्द का विलोम होगा विगत। आपका 11वां प्रश्न है जड़ शब्द का विलोम होगा क्या होगा चेतन। आपका 12वां प्रश्न है आकाश शब्द का विलोम होगा पाताल। आपका 13वां प्रश्न है
विलोम है, क्या होगा? दंड। क्या होगा? दंड। आपका 14वां प्रश्न है, खड़ा शब्द का विलोम है, क्या होगा? खोटा। आपका 15वां शब्द है, उद्दंड का विलोम शब्द है, क्या होगा? विनम्र। आपका 16वां प्रश्न है, साकार का विलोम है, क्या होगा? निराकार। आपका 17वां प्रश्न है, निंदा का विलोम होगा, क्या होगा? प्रशंसा। आपका 18वां प्रश्न है, धरती का विलोम होना, क्या होगा? पाताल। धरती का विलोम क्या होगा? आकाश। आकाश। आपका वेद का विलोम होगा, क्या होगा? नवेद। क्या होगा? नवेद। आपका 20वां प्रश्न है, ज्ञात का विलोम क्या होगा? अज्ञात। अब 21वां प्रश्न है, अनुराग का विलोम होना, क्या होगा? विराग। 22वां प्रश्न है, अत का वितरार्थक शब्द है, यानी कि उल्टा शब्द है, क्या होगा? इति। क्या होगा? इति। आपका 23वां प्रश्न है, सधावर शब्द का विलोम है, क्या होगा? जंगम। क्या होगा? जंगम। आपका 24वां प्रश्न, नर का विपरार्थक शब्द है, यानी कि उल्टा शब्द है, क्या होगा? नारी। आपका 25वां प्रश्न है, तलवार शब्द का विलोम होगा, क्या होगा? सायक। क्या होगा? सायक। आगे चलते हैं, आगे है पर्यायवाची शब्द। क्या होगा? पर्यायवाची शब्द। आपके एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से भी काफ़ी बार आ चुके हैं। तो आपका प्रश्न है, अनल। क्या होगा? अनल शब्द का पर्यायवाची होगा, क्या होगा? अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। पहले आप ये समझिए, पर्यायवाची शब्द वो है जो एक अर्थ का कई अर्थ निकाल दे, उसे हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द है। तो अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आग। क्या होगा? आग। आपका दूसरा प्रश्न है, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची शब्द है, क्या होगा? चिरंजीवी। क्या होगा? चिरंजीवी। आपका तीसरा प्रश्न है, झंझर शब्द का पर्यायवाची होगा, क्या होगा? बवाल। आपका चौथा प्रश्न है, डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा, क्या होगा? भयानक। क्या होगा? भयानक। आपका 5वां प्रश्न है, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची होगा, क्या होगा? वसन। क्या होगा? वसन। आपका 6ठा प्रश्न है, अग्नि शब्द का पर्यायवाची है, क्या होगा? पावक। क्या होगा? पावक। आपका 7वां प्रश्न है, शब्द का पर्यायवाची शब्द है, क्या होगा? इनमें से सभी, यानी कि ध्वनि भी है, निनाद भी है और नाद भी है। क्या है? निनाद भी और नाद भी है। आपका 8वां प्रश्न है, गंगा शब्द का पर्यायवाची है शब्द है, क्या होगा? मंदाकिनी। क्या होगा? मंदाकिनी। आपका 9वां प्रश्न है, देव शब्द क्या होगा? देव। क्या होगा? देव। आपका 10वां प्रश्न है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आपके 11वां प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, तो आप इस प्रश्न को एक बार और जरूर ध्यानपूर्वक पढ़ लें। तो आपका प्रश्न है, पै का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दूध। क्या होगा? दूध। आपका 12वां प्रश्न है, अर्नय का समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विपिन। क्या होगा? प्रश्न है, किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? रश्मि। क्या होगा? रश्मि। आपका 14वां प्रश्न है, कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या है? धनाधिप। आपका 15वां प्रश्न है, कृपा का पर्यायवाची शब्द है, क्या पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आशीष। क्या होगा? आशीष। आपका अगला प्रश्न है, केला का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कदली। क्या होगा? कदली। आपका 17वां प्रश्न है, कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है, क्या होगा? केशव। क्या होगा? केशव। आपका 18वां प्रश्न है, आग का पर्यायवाची शब्द होगा, क्या होगा? पावक। आपका 19वां प्रश्न है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होगा, क्या होगा? शशि। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। आपका अगला प्रश्न है, हाथी का पर्यायवाची शब्द है, हाथी का क्या होगा? गजा। क्या होगा? गजा। आपका अगला प्रश्न है, जो कि प्रत्यय में आपका लास्ट में आ ई उ यानी कि जो में होगा, क्या होगा? प्रत्यय, जैसे कि वंदना में प्रत्यय है, क्या होगा? आ की मात्रा। क्या होगा? वाह, यानी कि ना में लास्ट में क्या रहता है? आ। इसमें क्या होगा? आ। ठीक है। आपका दूसरा प्रश्न है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तदित। क्या होता है? तदित। आपका तीसरा कौन सा प्रत्यय है? एरा। कौन सा? एरा। आपका चौथा, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? चतुराई। आई। कौन सा? आई। आपका 5वां प्रश्न है, कलची शब्द में ची। कौन सा? ची। आपका 6ठा प्रश्न है, अंगूरी शब्द में प्रत्यय है इति। क्या है? इत। महिमा शब्द में प्रत्यय है, क्या होगा? ईमा। आपका अगला प्रश्न है, रक्षक शब्द में प्रत्यय है, रक्षक शब्द में प्रत्यय क्या होगा? अक। रक्षक। क्या होगा? प्रत्यय। आपका अगला प्रश्न है, जहाँ के कहा उच्चारण स्थान से यह भी आपके एग्जाम में काफ़ी बार और अच्छा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो इसमें कम से कम आपके एग्जाम में 4 से या 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे इस बार। ठीक है। तो आपका प्रश्न है, मौ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, यानी कि मौ। आप बोल के देख सकते हैं, तो मौ का उच्चारण कहाँ से होता है? ओष्ठ होता है। कहाँ से? ओष्ठ होता है। आपका दूसरा प्रश्न है, यरलवो कौन सा व्यंजन है? कौन सा व्यंजन? अंत व्यंजन, यानी कि कंठ से वो निकलते हुए उपता है। आपका तीसरा प्रश्न है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है कितनी? 5। कितनी है? 5। आपका अगला प्रश्न है, जो कि अनेक शब्द के बदले एक शब्द आता है, जैसे गोद में सोने वाला कहलाता है क्या? अकान। अंक साई। कौन? अंक साई। आपका दूसरा प्रश्न है, गुरु के समीप रहने वाला कहलाता है, क्या बोलता है? अंतवासी। अंत्यवासी। आपका तीसरा प्रश्न है, जिसका खंडन ना किया जा सके वो कहलाता है क्या? अखंडनीय। आपका चौथा प्रश्न है, जिसका जन्म यानी कि आपसे पहले जो जिसका जन्म होता है वो हमसे क्या कहलाता है? बड़ा भाई या फिर कोई आपसे बड़ा हो, उसको क्या कहते हैं? अग्रज। क्या कहते हैं? अग्रज। आपका 5वां प्रश्न है, जिसके बिना काम ना चल सके के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा? अपरिहारी। जो
खानी योग हो उसे क्या कहते हैं? खाद। क्या कहते हैं? खाद। आपका 7वां प्रश्न, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो को एक शब्द होगा, क्या होगा? दीक्षित। क्या होगा? दीक्षित। आपका 8वां प्रश्न है, शिव का उपासक कहलाता है, क्या होगा? शैव। आपका 9वां प्रश्न है, जीवन भर का एक शब्द होगा, क्या? जीवन भर का एक शब्द होगा, क्या होगा? आजीवन। क्या होगा? आजीवन। आपका 10वां प्रश्न है, तीव्र बुद्धिमान कहलाता है, क्या कहलाता है? कुशार्ग। क्या कहलाता है? कुशार्ग। आपका 11वां प्रश्न है, यश वाला कहलाता है, यशस्वी। क्या कहलाता है? यशस्वी। आपका 12वां प्रश्न है, लोक का कहलाता है, क्या? लौकिक। लोक का लौकिक। तो वीडियो को करते हैं तब तक के लिए जय हिंद। और अगर इस वीडियो में आपसे थोड़ा सा भी अगर हमसे हेल्प मिला हो तो आप जब अगर इस वीडियो से आपको मिले तो हमारे इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप अपना राय जरूर दें और एग्जाम में इस महत्व आपको कितना सहायता प्रदान हुआ है। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी प्रकार इंग्लिश का सारा मोस्ट आप सबके लिए लाने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद।